मैं 100% बोलना चाहूंगा, नॉट 99%, 100% बात अपन यही करेंगे कि आएगा इसी में से, 100% है। हिस्ट्री में भी दिया था, आया था। हाँ, कैमरे की खराबी की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो बात की बात है, जिसका मुझे बहुत गम है और उस गम को आज भी झेल रहा हूं, नहीं तो शायद आगे हो गया होता, क्योंकि जितना बताया था उतना ही आया था, और इस बार भी जितना बताया हूं भगवान की कृपा से वही आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ही पढ़ के जाओगे, नहीं, जो पढ़े नहीं है वो मेरा पढ़ के जाएंगे, मां कसम बोलता हूं कम से कम 25 के ऊपर मार्क्स आएगा। जो पढ़े नहीं, एकदम नहीं पढ़े, और जो पढ़े हैं वो उनका भी पढ़े, पर मेरा वाला ज्यादा पढ़े, देख लेना। और इसी में से आएगा 100%, या तो 3-4 आएगा, 3-4 तो आएगा, नहीं तो पूरा आ जाएगा, गारंटेड है। हिस्ट्री का तुमको गिना के दे दूं, पर अभी वो तुम भरोसा करोगे नहीं, तुमको मालूम है पूरा आया था, जो जो बोला था हर एक में आया था, शॉर्ट नोट्स में भी आया था, आंसर इन डिटेल में भी आया था, पॉलिटिक्स तो पूरा छापा आया था। अब तुम ये मत बोलना सर आपने बोला था ये क्वेश्चन आंसर इन डिटेल में और आ गया ज्योग्राफिकल में, आ गया वन वर्ड में, चप्पल मारूंगा, आया ना, बात खत्म, लिखो जो आया है। पर 100% आएगा, भरोसा करो, सबसे पहला चीज होता है भरोसा, तो भरोसा करो 100% आएगा। जो नहीं पढ़ा है इतना ही पढ़ के जाओ, कुछ मत पढ़ो। ये 22 क्वेश्चन पढ़ लो, 21 क्वेश्चन, 6 मार्क का और 4 मार्क का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, फिलअप बिलअप तुम अपना देख लो। मैप बता दिया, 6 मार्क का बता दूंगा, 4 मार्क का बता दूंगा, 8 मार्क, 8-4 12, और 12-6 18 मार्क, और 18-4 22 मार्क का मैं बता रहा हूं, और वही आएगा, उसका टेंशन मत लो। बाकी का जो 3-4 मार्क है वो खुद देखो। अभी पहला जो है, हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। लिटर मतलब कचड़ा होता है, वो तुम देख लो कैसे मैनेज करना है। वैसे मैं फर्स्ट चैप्टर को देखने वाला भी नहीं था, पर बोला ठीक है फिर भी जोड़ देते। वैसे इस क्वेश्चन का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब अभी मैंने सिर्फ तुमको 20 ही क्वेश्चन दिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट वगैरह वो तुम देखो बेटा, वो शायद आ जाए, वो तुम अपने मर्जी से भी लिख सकते हो। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे, ये थोड़ा डिस्कस करने योग्य है। सेकंड चैप्टर में मैं कैसे अब नहीं, ट्रिक नहीं बताऊंगा बनाते कैसा है, पर ध्यान में रखो सेकंड चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। एक लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब कौन से चीजों को फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम फेस बाय द इंडिया एंड ब्राजील आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2 ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फेस बाय इंडिया एंड ब्राजील और लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। खुशी की ये बात है, ये 2 ही क्वेश्चन है। अब बच्चों को एक डाउट रहता, फंसेंगे कहां तुम लोग, मैं बताता। अब ये लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है, आंसर इन डिटेल में भी आ सकता है। सर आंसर इन डिटेल में 4 मार्क का आएगा, 6 या 8 पॉइंट लिखूं कैसे लोकेशन और एक्सटेंट में, प्रॉब्लम हो जाएगा, लफड़ा। तो सर मैं बताता कैसा लिखते। लोकेशन और एक्सटेंट में मैंने आपको हरदम बोला हमेशा आपको टी फॉर्मेट में बनाना है, जब ऐसा 2 नाम आए तो। इंडिया एंड ब्राजील बोला है तो पहले इंडिया लिखो, बाद में ब्राजील लिखो। आप क्योंकि बच्चे क्या करते, ब्राजील और इंडिया लिखते, उनको लगता गलत नहीं है, गलत नहीं है, पर गलत होने के लायक है। उसने बोला इंडिया से ब्राजील को कंपेयर करो, और तुम कर रहे हो ब्राजील से इंडिया को कंपेयर। बात तो एक ही है, पर गलत हो जाता जब आउट ऑफ मारते हो आप, तब वहां आधा मार्क काट देगा। फिर छोटी छोटी बात समझते नहीं है, ये छोटी बात टॉपर के लिए होता है, बाकी लोग के लिए सब सही है। हाँ ठीक है, थोड़ा देखते हैं, पर डिस्कस करना अपना काम है। तो इंडिया एंड ब्राजील बोला तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, पहला कॉन्सेप्ट समझो, लोकेशन क्या होता है, व्हाट इज लोकेशन। इंडिया एंड ब्राजील है कहां, आपको मालूम है, इंडिया नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज लोकेशन। ब्राजील आपको मालूम है नॉर्थ साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट इज लोकेशन। समझ में आ रहा है क्या बोला। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब एक्सटेंड पूछा है, एक्सटेंड क्या होता है सर, लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूडनल बताओ। आप ये लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूडनल को 2 पॉइंट बना दो, एक में लॉन्जिट्यूडनल बताओ, एक ब्राजील का और एक इंडिया का, और एक बार लैटिट्यूडनल बताओ इंडिया और ब्राजील का। टोटल कितने पॉइंट हो गए, 3। इज दैट क्लियर, यस। अब चौथा पॉइंट आप ये बताओगे कि जो ब्राजील है मेनली लाइज करता है साउथ में, थोड़ा सा नॉर्थ में, थोड़ा सा, पर इंडिया जो है मेनली लाइज करता है नॉर्थ, साउथ का तो है ही नहीं कुछ। तो ये भी एक पॉइंट बन गया लोकेशन के ऊपर ही। सर पांचवा पॉइंट आपको ऐसा डब्बा बना देना है गोला धरती का, इधर आपको 0 डिग्री की लाइन खींच देनी है, इधर आपको 180 डिग्री की लाइन खींच देनी है। इंडिया है, इंडिया दिखा दो, यहां पर है, दिखा दिया ना नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। फिर यहां बना दो 0 डिग्री की लाइन, यहां बना दो प्राइम मेरिडियन, यहां दिखा दो ब्राजील।
इससे जो चीज तुमने ऊपर लिखा पर वही मैप में दिखा दिया, सही है, 4 में से 4। अब बच्चे क्या करते, पैराग्राफ में लिखते हैं, तो हम एग्जामिनर ढूंढेंगे ब्राजील के बारे में किधर है, इंडिया के बारे में किधर है, तो वो लोग ऐसा, हमारा देखो बताओ, हाँ ऐसा ये लो 2.5 मार्क्स। जब 2.5 मार्क्स देते ना तो वो एग्जामिनर जो हमारे ऊपर रहता है, मॉडरेटर होता है, वो भी चेक नहीं करता, ध्यान दे। तुम भले टॉपर रहो, टॉपर मेरे को मालूम है, तुमको मैं पहचानता, वो नहीं पहचानता है। देखो लिखते सब हैं, लिखने का एक तरीका होता है जो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे तरीके चलोगे, मां कसम बोलता हूं गलत नहीं होएगा कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो? आपके ऊपर है, लिखो या मत लिखो, आपका नुकसान होएगा, मेरा कुछ नहीं है। ये तो हो गया। अब प्रॉब्लम फेस बाय इंडिया एंड ब्राजील, ये अगला क्वेश्चन। आपको मालूम है इंडिया और ब्राजील का प्रॉब्लम कौन सा हुआ? सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, थोड़ा एसबी पे आते हैं अपन। जब प्रॉब्लम फेस करेंगे इंडिया और ब्राजील को, तो आपको ऐसे टाइम पे दो, क्या लिखोगे, आंसर लिख रहे हो समझो, तो पहला लिखोगे प्रॉब्लम फेस बाय इंडिया एंड ब्राजील, दैट इज पहला ए लिखोगे, ए आपने लिखा इंडिया, जिसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। फिर लिखा आपने बी ब्राजील, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। सर ये आप क्यों करवा रहे हो? ये मैं करवा रहा हूं 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए, और 1 मार्क का क्वेश्चन है तो टेंशन ही नहीं। 4 मार्क के क्वेश्चन में तो इसमें एज एग्जामिनर मुझे दिखेगा, हाँ 4 पॉइंट दिया हुआ है, ले ले पूरा मार्क्स। इसमें 4 पॉइंट दिया, पूरा मार्क्स ले ले। दिख रहा है कैसा लिखा हूं मैं? क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे वहां पर? हमारे पे अंग्रेज ने सा लिया था एकदम, यहाँ पोर्चुगीज लोग ने, यहाँ 150 साल था, यहाँ 300 साल था। समझ में आ रहा है? यहाँ फेमिनिज्म आया था, वहां पर भी परेशानी दुनिया भर की आई थी, 3 लड़ाई हुई थी, यही सब तो लिखना है। पर यही चीज तुम जब पैराग्राफ में लिखते हो तो हमको देखना पड़ता है कहाँ है और इंडिया और ब्राजील का। बच्चे समझते नहीं है, बच्चे बोलते क्यों 2.5 मार्क्स दिया 4 में से। ऐसे में तो क्लियर दिख रहा है, वो चीफ मॉडरेटर का पप्पा भी नहीं काट सकता। काटेगा क्या काटेगा, सब तो दिया हुआ है उसमें, क्लियरली मेंशन है। कुछ दिख रहा है अजीब इसमें? तुमको भी अच्छा लगेगा चेक करने में, इजी, चेक करो, मार्क्स दो। इधर क्लियर, यस या नो? ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया। किसी को कुछ डाउट नहीं है ना बेटा? आगे देखेंगे अभी। ये फिजियोग्राफी और ड्रेनेज में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार, मैंने हिंदी मीडियम को ही बोला, एक तो 4 मार्क्स में आएगा। इसमें बोला फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। क्या पता आपको पूछे एक्सप्लेन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, पहला, या तो एक्सप्लेन फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील, दूसरा, या तो एक्सप्लेन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तीसरा, या तो एक्सप्लेन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्राजील, चौथा। थर्ड चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें से आएगा 2 में से कोई एक। अब किसका आएगा आई डोंट नो, या तो ड्रेनेज या तो फिजियोग्राफी, या तो इंडिया या तो ब्राजील। पर पूरे पेपर में कहीं ना कहीं तो इसका क्वेश्चन आएगा, ये 2 में से कहीं ना कहीं, चाहे ज्योग्राफिकल आए, चाहे शॉर्ट नोट्स में आए, चाहे आंसर इन डिटेल में आए, इसका तो मैं 100% गारंटी लेता हूं। और सर कैसे लिखेंगे वो बता देता ना, चिंदी जैसा। अभी देखो, जैसे इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पूछा है तो पहले आप लिखोगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। जब जैसे आपको पूछेगा तो उसमें आप पहला लिखोगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आंसर में पहला। और हाँ, पॉइंट हमेशा रोमन में लिखना है, रोमन में ही दिखता रहेगा, वो ऐसा सड़ेला जैसा मत लिखना प्लीज, पॉइंट हमेशा रोमन में। तो पहले आप लिखोगे हिमालय, दूसरा आप लिखोगे आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन, तीसरा आप लिखोगे कोस्टल रीजन, चौथा आप लिखोगे आपका आइलैंड ग्रुप, पांचवा आपका लिखोगे क्या है, पेनिनसुला। ये 5 लिख दिया। उसके बाद एक एक को उठा के 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, फिनिश। सर शॉर्ट नोट्स आया तो उसमें पूछ सकता है व्हाट इज हिमालय, पूछ सकता है, कभी कभी 4 मार्क्स में डाल देता है नॉर्थ इंडियन प्लेन, आया है 4 मार्क्स में नॉर्थ इंडियन प्लेन, उस पर इतिहास लिख दूं मैं, कैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन, तब बताओ ना, नॉर्थ इंडियन प्लेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे गंगा वाला इलाका और आपका राजस्थान वाला इलाका, अरावली माउंटेन जो डिवाइड करता है गंगा वाला और गंगा के अरावली माउंटेन के वेस्ट साइड का। नॉर्थ इंडियन प्लेन स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब एंड राजस्थान टू आसाम। फिर गंगा वाले इलाके में गंगा नदी यहां से निकलती है, ऊपर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहां से धीरे धीरे गंगा जा रही है, यहां पर जा रही है, बाद में उसी में सुंदरवन डेल्टा बना दो तुरंत ही नीचे तक पूरा। ये कौन से पूरा आप बता दो। नॉर्थ इंडियन प्लेन कहाँ है, हिमालय के साउथ में, पेनिनसुला के ईस्ट में, वे नॉर्थ में जो इलाका है उसे कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। पहला ये बताओगे,
पहला पॉइंट आपका ये रहेगा, हिमालय के साउथ में, पेनिनसुला के नॉर्थ में जो इलाका है उसे हम कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब एंड राजस्थान टू असम। नॉर्थ अरावली माउंटेन डिवाइड इनटू टू पार्ट। नॉर्थ इंडियन प्लेन को अरावली माउंटेन दो भाग में डिवाइड करता है, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ईस्ट वाले को गंगा रीजन बोलते हैं। अब गंगा के ऊपर कहानी लिखो। गंगा रीजन यहां से निकलते हुए, हिमाद्री से निकलते हुए गंगा निकलती वहां से गंगोत्री से, तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। पर वहां से मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र आती है, धीरे 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 अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, आपके असम से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए वेस्ट बंगाल में आके गंगा से मिल जाती है। जब मिलती है तो वहां पर एक डेल्टा बनता है। उस डेल्टा का नाम क्या है? अब इतना लिखते लिखते तो आज एक पेज तो हो गया, अब क्या चाहिए? ये मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज 4 मार्क्स में भी आ जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन। ध्यान में रखो मेरी बात, इधर मेंशन नहीं किया है, पर आ सकता है। तो दैट इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब देखते हैं फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील। अब फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील की बात करें तो ये भी बड़ा आसान है। क्या है सर? पहला फिजियोग्राफी क्या है? हाईलैंड ग्रुप, 2 हाईलैंड, एक गुएना एक ब्राजीलियन, बराबर है। दूसरा आता है द ग्रेट स्कार्पमेंट, बराबर है। तीसरा आता है आइलैंड आता है। चौथा आता है कोस्टल रीजन, और पांचवा क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया। पांचवा कुछ तो होगा, देख लो अपना। तो इस तरीके से उसने डिवाइड किया हुआ है। अब हाईलैंड में आपको मालूम है 2 आइलैंड कौन सा है? गुएना और ब्राजीलियन आइलैंड है। कभी कभी इसमें क्या होता है, ग्रेट स्कार्पमेंट को 4 मार्क्स में पूछ लेता है। डिफाइन ग्रेट स्कार्पमेंट। बाप रे, अब क्या करें सर? अब इस समय आप क्या करोगे, ग्रेट स्कार्पमेंट जो है उसको आप लिखोगे। ग्रेट स्कार्पमेंट है क्या, पहले क्या होता है, उसकी वजह से ड्रॉट कोडिलेटरल बनता है, ये बनता है, दुनियादारी पहले लिख दिया 4-5 पॉइंट में। उसके बाद आप डायग्राम बना दो। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार, डायग्राम ये बनाओ। ये माउंटेन हो गया समझो, ग्रेट स्कार्पमेंट। यहाँ से माउंटेन, ये हवाएं आ रही हैं। कौन सी हवा है सर? ये साउथ ईस्ट की मानसून है सर। उसके साथ ना बादल भी आ रहा है सर। तुम्हारा डायग्राम मेरे से हार्ड रहेगा, बनाओ जितना पूरा कलाकृति दिखा दो। बारिश गिरा दो फटाफट। मोर यहां पर लिख देना, हाई रेनफॉल। बट लीवर्ड साइड में, लीवर्ड मतलब अपोजिट साइड में, यहां पर भी धीरे धीरे बादल को उठाओ, आगे बढ़ाओ बादल को, यहां बरसाओ बहुत कम। यहां बोलोगे ड्रॉट कोडिलेटरल रीजन, लो रेनफॉल। जो तुमने लिखा 5 पॉइंट में, वही तुमने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया। 5 पॉइंट पे समझो 3 मार्क देगा, तो 1 मार्क डायग्राम पे दे देगा, हो गया। मतलब सर 2 चांस है फिजियोग्राफी में। 4 मार्क के, या तो नॉर्थ इंडियन प्लेन आ जाए, डिस्क्राइब नॉर्थ इंडियन प्लेन 4 मार्क में, या तो ग्रेट स्कार्पमेंट 4 मार्क्स, या तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ। किसी कुछ डाउट है? पढ़ के जाना बेटा, इसमें से कोई तो आएगा 4 मार्क में या ज्योग्राफिकल में। अब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते थोड़ा सा इंडिया का। ये तो बड़ा आसान है। अब तुम बोलोगे सभी तो आसान ही है। देखो, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया डिवाइड इनटू 2 पार्ट, दैट इज हिमालय ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम। जब हिमालय की बात करोगे तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, सॉरी वो सिंधु नदी, तो सब बता दो फटाफट। पेनिनसुला में गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब। ये बात नहीं, ये भी लिख देना कि हिमालय वाला जो है पेरेनियल है, वो हमेशा बहते रहती है। पर जो अपना पेनिनसुला का वो पेरेनियल नहीं है, वो रेनफॉल पे बेस्ड है, कभी कभी सूख जाती है। समझ में आया? इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है ज्योग्राफिकल में, हिमालयन रिवर कंसिडर एज अ पेरेनियल इन नेचर। व्हाट इज पेरेनियल? जो 12 महीने बहे। ये क्वेश्चन है, लिख लेना। इसमें शायद मेंशन नहीं किया है मैंने, नहीं किया है मेंशन, लिख लेना। हिमालयन रिवर कंसिडर एज अ पेरेनियल इन नेचर। क्यों है नेचर? पहला सर 4 मार्क्स में पूछा तो क्या लिखोगे? 2 लाइन में खत्म हो रहा है, तो फिर से आप स्टार्ट करोगे क्या? इंडिया ड्रेनेज सिस्टम डिवाइड इनटू 2 पार्ट, दैट इज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम। अब पूछा क्या है? हिमालय को उठाओ। अब बताओ हिमालय के बारे में। हिमालय में ज़्यादा से ज़्यादा जो माउंटेन्स है वो बर्फ़ से भरे हुए। बारिश में पानी से आ जाता है तो भरा रहता है, और गर्मी में बर्फ़ पिघल के पानी आ जाता है। तो इसी वजह से हिमालय की जितनी भी रिवर है वो पेरेनियल इन नेचर। चाहिए तो स्टेंसिल भी आप लेके जा सकते हो, अलाउड है स्टेंसिल। इंडिया का स्टेंसिल लेके गए और फटाक से इंडिया बना दिए उधर। अब मेरे इतना अच्छा, तो मेरे इतना तो अच्छा आपका डायग्राम है नहीं, है तो बनाओ।
तो हिमालय वाला पेरेनियल बना रहे, बना दो ऐसा ही। हाँ, क्या करना है, समझा? किसी कुछ डाउट है? नहीं, आगे बढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ब्राजील का भी वैसा ही ड्रेनेज सिस्टम है, बताओ उसको भी। पहला अमेजोन है, दूसरा पैराग्वे पराना है, तीसरा आपका साउ फ्रांसिस्को है, चौथा कोस्टल है। कोस्टल में कौन सा है? इटापेकामारू, और वो 2-3 है। हिमालय, आप अमेजन की बात करोगे तो अमेजन पेरू के एडीज माउंटेन से निकलती है, स्टार्टिंग में 1400-1500 किलोमीटर की होती है, एंड होते ही 250 तक आ जाती है, बहुत तेजी से बहती है, इतना पानी बहता है। बताओ, ये जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, जब लिखने बैठूंगा तो अपने आप इंग्लिश होएगा। मैं पहला हिंदी में तो समझो, है कि नहीं? उसके बाद बोलोगे पैराग्वे पराना साउथ ईस्ट की सेकंड मोस्ट रिवर अच्छी है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। कभी कोई पूछता है कि साउथ फ्रांसिस्को इज डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, थर्ड मोस्ट, बच्चों को भी नहीं मालूम, लिखेंगे सेकंड मोस्ट, फर्स्ट मोस्ट, गलत। अच्छा, तो ये तो पैराग्वे पराना, फिर साउथ फ्रांसिस्को आती है। साउथ फ्रांसिस्को थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, जो आपके साओ paulo से निकलती है, कुछ किलोमीटर तक अंदर जाती है, फिर सुप पकड़ के ईस्ट डायरेक्शन में घुस जाती है बाहर। देखो बताया रहेगा उसमें जब। तो ये हो गया उसका ड्रेनेज सिस्टम। याद रखना, ये चारों पांचों ड्रेनेज जो बताया, इसमें से कोई तो एक आएगा। सर कितना %? 2000% आएगा ही आएगा, देख लेना तुम, आएगा ही आएगा। आगे देखते, बाकी तुम्हारी मर्जी, पढ़ना है पढ़ो। ये दिया इधर मैंने, पेरेनियल इन नेचर दिया हुआ है। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ब्राजील, ये तो आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, देख लो, क्योंकि फ्लो होना चाहिए ना, क्योंकि वेस्ट फ्लो इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्लोप है ब्राजील का वो ईस्टवर्ड स्लोप है। भारत में दोनों स्लोप है, भारत में ईस्टवर्ड भी है, वेस्टवर्ड भी है, और कभी कभी साउथ से नॉर्थ में घुसने लगती है रिवर, साउथ से नॉर्थ में चढ़ रही है। अरे उसका नाम बताता हूँ, रुको, बहुत अच्छा नाम है, ध्यान नहीं आ रहा, अभी बताऊंगा उसका नाम क्या है, जो साउथ से नॉर्थ में जाती है, बहुत अच्छा नाम है, आएगा ध्यान में अभी, रुको। क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील की बात करेंगे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील की बात करो तो क्लाइमेट के बारे में तो वैसे देखा जाए तो आप बताओगे, इन ब्राजील में क्लाइमेट की बात करें तो ब्राजील से 0 डिग्री की इक्वेटर बहती है और 23.5 डिग्री की पैरेनियल कैंसर कैप्रिकॉन लाइन जाती है। इक्वेटर जहां से जाती है वहां पर बहुत है गर्मी, बहुत है बारिश, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा बारिश, और जहां से ये जाती है वहां पर नॉर्मल है। पर इंडिया से देखा जाए तो कैंसर लाइन जाती है 23.5 डिग्री की, यहाँ पर नॉर्थ में थोड़ा सा अच्छा है, पर साउथ में का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए। तो ये आपका क्लाइमेट हो गया। स्नोफॉल डजंट अकर इन ब्राजील, स्नोफॉल कैसे अकर नहीं होता है ब्राजील में, देख रहे साउथ का नाम लो तो घूरते सब। स्नोफॉल वहां होता है जहां थोड़ा सा हाई लैटिट्यूड हो, इलाका हो, ऊंचाई वाला इलाका हो, नहीं तो वैसा इलाका होना चाहिए कि स्नोफॉल हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राजील से उल्टा 0 डिग्री की लाइन जाती है, इसलिए ज्यादा वहां पर स्नोफॉल होता नहीं है। ये भी आपका टेक्सुअल क्वेश्चन है। अब ये पढ़ो, ट्रॉपिकल साइक्लोन, कॉन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन आता कैसे है, कॉन्सेप्ट है। पहला ये है जहां पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है, वहां से हाई प्रेशर से हवा आई, लो प्रेशर से आई, टकराई और फिर वहां पर बारिश होने लगती है। कॉन्वेंशनल की ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको मालूम है किसकी वजह से होता है, अभी डायग्राम बनाया था मैंने, किसकी वजह से होता है, ग्रेट स्कार्पमेंट की वजह से। किसकी वजह से? और कॉन्वेंशनल तो बेटा इसका फीचर है ब्राजील का, कॉन्वेंशनल रेनफॉल कैसा? कॉन्वेंशनल रेनफॉल वहां होता है जहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इक्वेटर के इलाके में बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से ऊपर जो हवा बह रही है वो भी गर्म, और आपको मालूम है गर्म हवा हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद हवा ऊपर जाती है, जितना गर्मी उतना ही ज्यादा इवापोरेशन, जितना इवापोरेशन उतना ही ऊपर धीरे धीरे जाएगा। जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो इसकी वजह से वहां पर दोपहर के समय में बहुत बारिश होती है। कहां पर? इक्वेटर जोन में। कहां पर? समझ में आया ये तीनों कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे देखेंगे। एक्सप्लेन द रिट्रीटिंग मानसून, ये भी थोड़ा हिडन क्वेश्चन है। रिट्रीट का मानसून जो है इंडिया में होता है, इंडिया में बारिश किसकी वजह से होता है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। देखो जैसे यहाँ इंडिया का मैंने मैप बनाया, साउथ वेस्ट मानसून आया, सबसे पहले केरल में बारिश करता है, फिर उसके बाद 30-35 दिन के बाद धीरे धीरे इंटर करता है अंदर, और बाद में अरावली माउंटेन से टकरा करके यहाँ जाता है, तो यहाँ पर पूरी बारिश होती है, 2 महीने तक यहाँ बारिश होगी। वहां से धीरे धीरे भारत वापस से जब आता है तो अक्टूबर और नवंबर या दिसंबर में तमिलनाडु में बारिश होती है। दैट इज नोन एज रिट्रीट का मानसून।
सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यही है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में बहुत झमझम बारिश होती है, और दैट इज द रिजल्ट ऑफ रिट्रीट का मानसून। इज दैट क्लियर? यस या नो? वैसे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन का मतलब क्या है बता रहा हूँ, पागल है क्या मैं? पर मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा तुमको आसान हो जाए पढ़ने के टाइम। मेरा अभी सुनोगे तो पेपर में याद आएगा, कि समझो आपने नहीं याद किया फिर भी आ गया क्वेश्चन तो तुम लिख दो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, ये तो सबसे सोपा क्वेश्चन है। आपको मालूम है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। पहला एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट और क्या डेसिडियस, तो वही हो गया सेमी एवरग्रीन में। कोस्टल, हाँ कोस्टल ही बोल दो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इंडिया की बात करें चारों होता है। पहला एवरग्रीन, व्हाट इज एवरग्रीन? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो या 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। किताब में जाके 1-2 पेड़ का नाम याद कर लो। उसके बाद बोलोगे सेमी एवरग्रीन या डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश मतलब 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश, 2000 मिलीमीटर से कम बारिश मतलब 200 सेंटीमीटर से कम बारिश, उस इलाके में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट या डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। ये लाइन वहां मेंशन करोगे, उसको ऐसा अंडरलाइन कर दो। अब आते थॉर्नी, जहां पर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा 100 सेंटीमीटर से कम या 500 मिलीमीटर ज्यादा 100 मिलीमीटर से कम 1000 मिलीमीटर से कम बारिश हो, वहां थॉर्नी होता है। बस इतना ही लिख दोगे, बस हो गया। कौन से है उसमें वो लिख दो आप। ये तो इंडिया का हो गया। ये क्वेश्चन 2 टाइप के आ सकता है, एक्सप्लेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया या तो अलग करके, या एक्सप्लेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील अलग करके, या दोनों एक साथ आ जाए। ब्राजील में 3 ही पाया जाता है, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और थॉर्नी। ब्राजील में सबसे ज़्यादा कौन सा वन है? एवरग्रीन है, बिकॉज वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एवरग्रीन जो होता है, जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, लकड़ियाँ मजबूत होती हैं। सेमी एवरग्रीन जहाँ फॉरेस्ट होता है वो सीजन वाइज अपने पत्ते गिरा देते हैं, दे शेड देयर लीव्स इन सीजन, वो गिरा देते हैं। तो एक बार बोला था तो मेरी स्टूडेंट ने, बच्चे क्या लिखते हैं, ट्रीज लीव देयर लीव्स, मतलब पेड़ पत्ते गिरा देते हैं उनका मतलब है। पर ऐसा नहीं होता ना बाबा, लीव थोड़ी ना, इंसान है क्या? शेड होएगा SHED, वो पत्ते गिरा देते हैं, इसका मतलब ये हो गया। आगे देखते हैं, ये समझ में आया बेटा? इन्वायरमेंट इशू फेस बाय इंडिया एंड ब्राजील, ये आपका टेक्सुअल है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील हैव लेस पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूं, क्यों ब्राजील के वेस्टर्न पार्ट में लेस पॉपुलेशन है। दूसरा क्वेश्चन यही सेम, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील हैव कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ईस्टर्न टाइप में। बात तो एक ही हो गया ना बेटा, दोनों। अब लिखना पड़ेगा क्यों नहीं है वेस्टर्न पार्ट में। पहला दिखता नहीं है, इनएसेसिबिलिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन। पहला इनएसेसिबिलिटी लिखोगे, इनएसेसिबिलिटी। दूसरा डेंस फॉरेस्ट। तीसरा लैक ऑफ नॉलेज। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? चौथा रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इसमें जो है वेस्टर्न पार्ट में इसलिए जो है जंगल पाया जाता नहीं है। ये तो ईस्टर्न लिखो, प्रॉब्लम एक ही है, घुमा के वही पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? यही रीजन है कि वहां पॉपुलेशन पाया जाता नहीं। 4-5 रीजन बता दिया, दिखता नहीं है, अंधेरा है, नॉलेज नहीं है, एक तो रात में तो अंधेरा रहता है, दिनों में अंधेरा रहता है, और बिल्कुल नॉलेज नहीं है, डेंजर इलाका है, डेंजर जोन है, ये भी बता सकते हो आप। ये मैं अपने मर्ज से नहीं बोल रहा हूँ, किताब में है, आपके देख लेना जाके। अब आते हैं एज एंड सेक्स पिरामिड, पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन कंपोजिशन पे थोड़ा सा डाउट है मेरे को, देखना शायद आ जाए। व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन? पॉपुलेशन कंपोजिशन मेरे पेपर में भी आ जाएगा। मतलब क्या होता है कि 1000 आदमी के पीछे लड़कियां कितनी है, दैट इज सेक्स रेशियो जो होता है, उसे ही पॉपुलेशन कंपोजिशन बोला जाता है। कभी कई बच्चों को डाउट रहता है सेक्स रेशियो होता क्या है। 1000 आदमी के पीछे लड़की कितनी है, दैट इज सेक्स रेशियो। अगर लड़की ज्यादा है तो बेटर सेक्स रेशियो है, अगर लड़की कम है तो सेक्स रेशियो खराब है। एक बार मैप आया था, मैंने मैप दे दिया था, ये मैप है, यहाँ पर समझो 200, 500, 1000 ग्राफ आया था, और इसके नीचे एक लाइन बना दिया, एक ऊपर लाइन बना दिया। अब उसमें पूछ रहे सर इसमें मेल किधर है, फीमेल किधर है? अरे भगवान, मेल किधर है, फीमेल किधर? मैं बोला बेटा सब उधर ही देखो बच्चे ध्यान से, अखियां नहीं है तुम्हारे पास। बोलते सर आपको दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है।
मैं बोला पढ़ने के टाइम कहाँ देख रहा था तब, नहीं ध्यान देते। तो इसमें जो फीमेल की जो है, ये जो लाइन है ये फीमेल की लाइन है बेटा, आप लोगों को भी आधे लोग को नहीं मालूम होगा। ये जो है लाइन ये मेल की लाइन है। अगर ये लाइन 1000 के नीचे है इसका मतलब सेक्स रेशो खराब है, अगर ये लाइन 1000 के ऊपर है मतलब सेक्स रेशो अच्छा है। इंडिया में सेक्स रेशो खराब है, इंडिया में लड़के ज्यादा है, और ब्राजील में सेक्स रेशो अच्छा है बिकॉज ब्राजील में लड़कियां ज्यादा है। जाना पड़ेगा ब्राजील। नहीं, अब एक क्वेश्चन आता हमारे ज्योग्राफी में, बोलते हैं क्यों ऐसा होता है, सेक्स रेशो क्यों खराब होता है, लड़कियां ही क्यों ज्यादा कम है इंडिया में। उनका मानना है लड़के, मतलब अगर ब्राजील की बात करें तो लड़की वहां ज्यादा क्यों है, तो ज्योग्राफिकर जो होते, जैसे हमारे जैसे जो ज्योग्राफर होते हैं वो बोलते हैं लगता है लड़के भाग गए हैं कहीं बाहर, कमाने धमाने चले गए हैं, या कहीं और मतलब माइग्रेट हो गए हैं, लड़कियां कम हो गई हैं तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, बेटी बचाओ देश बढ़ाओ। तो इस तरीके से हमारे साथ अन्याय होता है बेटा, लड़के कम तो लड़के देश छोड़ के भाग रहे, और लड़कियां कम तो लड़कियां गला दबा के मार रहे हैं सब। नहीं, ये मजाक नहीं बोल रहा हूँ, जाके 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पढ़ो, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। आगे देखते हैं। तो आपको बेटा ये समझ में आया सेक्स रेशो। इन्वायरमेंट इशू फेज ये तो हो गया, वेस्टर्न ये भी हो गया। पॉपुलेशन मैप रिसोर्स ठीक है, पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया है लेक्चर्स वगैरह में। तो पॉपुलेशन 2 टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। इंडिया हैव अ क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इफ वी कंपेयर ब्राज़ील, सॉरी इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना के पास ज़्यादा पॉपुलेशन है। अपन 2011 की बात करें, 2021 में नहीं जीना है, क्योंकि 2000 जो भी डेटा रहेगा 2011 का ही रहेगा। नाउ इंडिया अगर अभी आपको समझना ये है, नाउ इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट फर्स्ट, सेकेंड ही आएगा अभी भी। तो इफ वी कंपेयर इंडिया वर्सेस चाइना, तो क्या है पॉपुलेशन रिसोर्स, या कंसीडर करता हूं पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, पहला क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। If we talk about India, India have only quantitative population. What is quantitative population? लिटरेसी रेट एकदम कम है, पढ़े लिखे लोग कम है। ब्राजील में पढ़े लिखे लोग ज्यादा, दैट्स वाई ब्राजील की बात कर रहा हूं। चाइना में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, इसलिए वहां क्वालिटेटिव पॉपुलेशन है, यहाँ क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन है, संख्या में ज्यादा है, क्वालिटी एक भी। दैट इज द मेन टॉपिक। नहीं बेटा क्या करें, सब पढ़ लिख लेंगे, भीख कौन मांगेगा। अभी वो बच्चे बड़े मस्ती कर रहे थे एक बार स्कूल में, जान दो सब बाद में डिस्कस करेंगे, पढ़ते आगे पहले। एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इज लो इन अदर पार्ट, ये भी आपके टेक्सुअल क्वेश्चन है। जो टेक्सुअल क्वेश्चन है उसको डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, वो आप पढ़ लो जाके। टेक्सुअल मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन। फिशिंग ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये आ सकता है 4 मार्क्स में। या अलग कर दे, फिशिंग ऑफ ब्राजील या फिशिंग ऑफ इंडिया, कैसा। अगर इंडिया की बात करें, इन इंडिया देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशिंग, पहला फ्रेश वाटर, दूसरा मरीन वाटर। फ्रेश वाटर से कितना सर 60%, मरीन वाटर से कितना सर 40%। अब बताओ तो फ्रेश वाटर में कौन सी मछली होती है, और सैलिन वाटर में कौन सी मछली होती है, बता दो। पर बच्चे पूरा राम कहानी लिख देंगे, पर ये नहीं लिखेंगे कितना परसेंट भारत में कहाँ से होता है फिशिंग, इसलिए उनको 0 देना पड़ता है। सेम ब्राजील का है, ब्राजील में फ्रेश वाटर कम है क्योंकि नदी, अब अमेजन जंगल में नहीं जाएंगे बाद मकान में, पता चला गए थे जंगल में, अजगर ने पप्पी ले ली। वहां तो किंग कोबरा ही बड़ा फेरता है, घूमता है। तुमसे नहीं डिस्कस हुआ था, एक बार मैं स्कूल में बड़ा डिस्कस किया था। एक बार हम अमेजन जंगल घूमने गए थे, पर अभी जाने दो, अब तो लेक्चर चालू है आईएमपी, नहीं तो बताता था अमेजन जंगल घूमने गए थे, कैसा मजा आया था। माइनिंग ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, ये भी पढ़ो। एंड पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी इज मोर इन इंडिया एंड ब्राजील। बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, जीडीपी वगैरह के बारे में शायद ही आए, ये सब तो आता नहीं है, मैंने ऐसे दे दिया मजाक में, क्या पता आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है। ये भी आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है। इको टूरिज्म क्या होता है, वाटर वे नॉट डेवलप इन ब्राजील, IST BRT इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड टाइम, ये सब मैंने जानबूझ के दिया है, आता नहीं है, पर फिर भी आप ऐसे देख के जाओगे, प्लीज देख के जाओगे।
समझ में आ रहा है? टाइम जोन इंडिया में एक भाग में डिवाइड है, ब्राजील में 4 भाग में डिवाइड है। कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज BRT, ब्राजीलियन टाइम जोन, 1 सेंटेंस में आ जाता है। व्हाट इज क्लाइमेट पूछ लेते, पूछ लेंगे व्हाट इज क्लाइमेट, तो बच्चे लोग का दिमाग उड़ गया। क्लाइमेट क्या है? परमानेंट होता है, नॉट चेंजेबल जो होता है। क्लाइमेट कभी चेंज होता नहीं। हाँ, वेदर चेंज होता है। एवरेज 30 ईयर ऑफ वेदर इज नोन एज क्लाइमेट। क्लाइमेट इज परमानेंट। व्हाट इज सेक्स रेशियो? पर 1000 मेल के पीछे जो फीमेल है उसे कहते हैं सेक्स रेशियो। आपको अगर कुछ है 1 सेंटेंस में जो डाउट है, व्हाट इज लीनियर सेटलमेंट? सेटलमेंट विच आर इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज लीनियर सेटलमेंट। सेटलमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। लीनियर सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट और स्पेयर सेटलमेंट। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, न्यूक्लिएटेड मतलब भरे भरे, स्पेयर मतलब धीरे ऊपर। क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो। अभी अब जो बोल रहा हूं मन से क्वेश्चन बोले जा रहा हूं। स्पेयर सेटलमेंट मतलब कभी कभी बोलते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील में स्पेयर सेटलमेंट पाया जाता है। सेम क्वेश्चन, ड्यू टू इनएसेबिलिटी, ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ये सब के कारण वहां पर कम जंगल, वहां पर लोग कम है। तो जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने इतने पूरा बता दिया, और मां कसम क्या और बताओ। अभी इसी 22 क्वेश्चन में मैंने 42 क्वेश्चन बता दिया आपको। यही घुमा घुमा के तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस या नो? सर इसमें से भी इंपॉर्टेंट बताओ, कुछ और लेजी होते। इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो लोकेशन एक्सटेंट प्रॉब्लम फेस बाय इंडिया, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय रीजन। इन 5 में से कोई ना एक तो 4 में 3 में फंस जाएगा। फंस जाएगा मतलब आ जाएगा। और थोड़ा देखा जाए तो रिट्रीट का मानसून और ये जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। अब देखो ये 6 मार्क की क्वेश्चन क्या है सर, मैंने पेज नंबर दिए हुए। 6 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो पेज नंबर 66, 57, 54, 53, 41, 31, 24, 34, 27। और याद रखना, बोर्ड ने एक बात बताओ, महाराष्ट्र बोर्ड ने आपको टेक्स्ट बुक दिया है कि डाइजेस्ट दिया है? उसने कभी बोला यू प्लीज फॉलो द नवनीत डाइजेस्ट मास्टर की 21, कभी बोला है क्या? नहीं, आप लोग वही फॉलो करोगे। अरे भाई तुम 5 साल नहीं 50 साल का पेपर उठा के देखो, वो टेक्स्ट बुक से ही देता है। कभी भी देखो, कौन सा भी क्वेश्चन देखो। हाँ, मेरे को एक और बात बताना था, वो जो क्रॉप्स वाला एक मैप है इंडिया और ब्राजील का, क्रॉप्स वाला, धान किधर, ये किधर, वो किधर, वो एक बार ऐसा ऊपर से देख के जाना, बस आएगा नहीं पर देख के जाना, देख के जाना ऊपर से। इजी है, मैं बता दूंगा। भारत में राइस कहाँ होता है? राइस देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में रहेगा, महाराष्ट्र में होगा। गेहूं कहाँ होता है? यूपी में होता है। गन्ना कहाँ होता है? यूपी। मेरे को तो मालूम है पर तुमको मालूम होना चाहिए। अब सब बताओ इसी में, जो कम चांस है वो नहीं बताया मैंने। समझ में आ रहा है? यस या नो? और ये वीडियो को वापस से आप एक बार देखो और प्रैक्टिस करो और देख लेना, इसी में से आएगा। क्योंकि मैंने जितने भी चांसेस थे हिडन क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी जोड़े हैं। हिस्ट्री का जब मैंने बताया था तो एक्सरसाइज देखा भी नहीं था मैंने, तुम्हारे ध्यान में रहेगा, पर आया वही जो बोला मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर से। इसका मतलब यही है, बोर्ड हमेशा टेक्सुअल फॉलो करता है, नॉट डाइजेस्ट, नॉट मार्क्स 21। और आपको जो भी डेटा रहेगा वो 2011 के हिसाब से ही फॉलो करना है, एक बार नहीं बार बार समझा रहा हूं मैं। हाँ, और जो भी रहेगा अच्छे से करिए। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ को अच्छे से स्केल मेंशन करना, दिल है वो बराबर मेंशन करना। अटेम्प्ट सब करो, अटेम्प्ट क्या करना है सब। बस ज्योग्राफिकल क्वेश्चन में जितना बोला उतना ही लिखना है, और आंसर इन डिटेल में जितना बोला उतना ही लिखना है, बाकी सब पूरा पूरा लिखना है। और कोई भी तरीके से मिस्टेक्स मत करना, पॉइंट्स को हमेशा रोमन नंबर में ही लिखना है, ध्यान में रखो। और अच्छे से प्रेजेंट करो और 40 में से 40 लेके आओ। हाँ, जो थोड़े से कम है, कमज़ोर है, ये वीडियो बनाने का रीज़न ही वही है, जो पढ़ा नहीं है। मैं ही पढ़ा है तो यही पढ़ लो, बस हो गया, इतना ही। 22 क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं है, 3 दिन, यू हैव 3 डेज, 3 दिन इनफ है 22 क्वेश्चन के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं दिया 2200 क्वेश्चन। कुछ लोग डाउट सॉल्विंग लेक्चर में सर IMP दो ना, दे डालेंगे 40, ले लो, इससे अच्छा सलाह में चैप्टर ही पढ़ लिया होता। उस दिन जब पेपर दे रहा था तो बोले थे वो लोग ने, बच्चों ने, सर हिस्ट्री में आप भी मत दे देना दुनिया भर का क्वेश्चन। मैं बोला तो फिर क्या मतलब है, और मैंने आपको जो दिया अच्छा हो गया। और ये अभी दे रहा हूँ, इसको भी तुम अच्छे से नोट डाउन करोगे और जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करोगे। समझ में आया?
थैंक यू।